आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगले टॉपिक की मैं बात करता हूँ। वेरी मोस्ट है, एग्जाम में कई बार का पूछा हुआ है, आपको इसे बहुत ध्यान से समझना है। वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बियो-सावर्त के नियम से ज्ञात करना। मतलब पिछला जो टॉपिक था उसमें तो हमने किसी तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं किसी वर्ताकार कुंडली के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कुंडली है और उसके केंद्र O पर कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर बियो-सावर्त के नियम से ज्ञात करनी है। देखिएगा, ये कुंडली है, वर्ताकार कुंडली है, इसमें आई धारा बह रही है। किस धारा बह रही है? इसमें आई धारा बह रही है। ओ इसका सेंटर है, किसका? इस कुंडली का। और आर इसकी कुंडली की त्रिज्या है। डीएल इसका अल्पांश है, ये मैंने कोई अल्पांश मान लिया बियो-सावर्त के नियम के अनुसार। इस अल्पांश पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये डीबी वेक्टर है। तो देखो आप, माना कैपिटल आर त्रिज्या की एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है जो आपको दिख रही है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा इसमें बह रही है। इस कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें बायो-सावर्त के नियम से ज्ञात करना है। क्लियर? इसके लिए एक डीएल लंबाई के अल्पांश की कल्पना करते हैं जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो-सावर्त के नियम से, देखो कई जगह इसको बीओ-सावर्त भी लिखते हैं, देखो ऐसे बीओ भी लिखते हैं, कई जगह इसको बायो भी लिखते हैं। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। तो बायो-सावर्त के नियम से dB बराबर होता है μ0/4π आई DL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ देखो स्मॉल आर की जगह यहाँ कैपिटल आर डायरेक्ट लिख दिया मैंने। क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ इस तार के कारण, इस कुंडली के कारण कैपिटल आर दूरी पर जो ओ पॉइंट है उस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ स्मॉल आर का मान क्या है? कैपिटल आर है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट हमने कैपिटल आर स्क्वायर लिख दिया है। अब बात करें कि थीटा बराबर, यहाँ देखो थीटा बराबर 90 साइन 90 बराबर 1 है। ये थीटा बराबर 90 आया कहाँ से? वो देखो आप, ये जो अल्पांश है देखो आई डी एल साइन थीटा। तो देखो अगर हम इसके वेक्टर रूप की बात करते थे ना, तो आपको ध्यान होगा वहाँ लिखा था डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप। क्लियर? और ये क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा आता था, आपको मैंने वहाँ पर ये बात बताई थी। इसका मतलब ये जो थीटा कोण है ये वास्तव में अल्पांश की लंबाई dl और जो दूरी r है उसका एकांक सदिश के बीच का कोण है। तो दूरी जो स्मॉल r है वो तो भाई ये है, जिसको मैं यहाँ कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये तो दूरी स्मॉल r है और ये dl इसका अल्पांश है। तो ये तो r कैप की दिशा है, ये dl की दिशा है, और दोनों के बीच में यहाँ 90 डिग्री का कोण आपको दिख ही रहा है। तो इसलिए यहाँ थीटा बराबर क्या आया था? 90 डिग्री। तो ये थीटा बराबर हो गया क्या? 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है 1। ये वैल्यू आप यहाँ फाइंड आउट रख दीजिए। तो dB बराबर हो गया μ0/4π आई DL अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और ये बन गया समीकरण नंबर 1। संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा वो देखो आप, क्योंकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया था ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ उस DL अल्पांश के कारण ही आया था। हमें संपूर्ण कुंडली का करना है, अर्थात जैसे ये अल्पांश सिर्फ इतना जो टुकड़ा है उसकी वजह से इतना चुंबकीय क्षेत्र, इस dB जितना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पैदा हो गया। अब हमें संपूर्ण कुंडली का, अर्थात ऐसा DL अल्पांश इस पूरी कुंडली पर कहीं पर भी हो सकता है। तो संपूर्ण कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो बात है वो हम अब यहाँ पर ज्ञात करेंगे। कैसे? समाकलन करके। तो समीकरण 1 का क्या करेंगे हम? समाकलन करते हैं। तो देखिए, ये इसका समाकलन कर दिया। क्या कर दिया कि dB इंटीग्रेशन बराबर μ0I/4π R स्क्वायर, तो कांस्टेंट के रूप में बाहर निकाल लिया, और समाकलन dl।
और समाकलन dl का मतलब क्या होता है, l। भाई dl का समाकलन l होता है, dx का x होता है, dy का y होता है, dz का समाकलन z होता है। ठीक उसी प्रकार dl का क्या हो गया, l। और l वास्तव में क्या है, उस वर्ताकार कुंडली की परिधि है। l क्या है, उस वर्ताकार कुंडली की परिधि है। चूंकि वर्ताकार कुंडली की त्रिज्या r है तो परिधि क्या हो जाएगी, 2πr। तो क्या करेंगे हम, ये जो इंटीग्रेशन जो dl है इसकी जगह यहाँ पर 2πr को रख देंगे। तो db का तो इंटीग्रेशन हो गया b, तो μ0I/4πr², और इसकी जगह लिख दिया 2πr। कटे उसको तो काट दो, क्या 2 से तो 4 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया 2, पाई से पाई कट गया, r से r कट जाएगा तो क्या आ गया r। तो b बराबर हो गया μ0I/2r। क्लियर। अब μ0I/2r हो गया, ये हो गया उस वर्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अगर n फेरे उपस्थित हो तो ये हो गया b बराबर μ0NI/2r, μ0NI/2r। अब फर्क देखिए, यहाँ कुंडली है, कुंडली वाले के सूत्र में तो पाई नहीं आया, समझ गए, कुंडली वाले फॉर्मूले में पाई नहीं आया। और कल जो हमने तार वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, जैसे देखो ये हमने तार वाला फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें पाई आया था। तो कुंडली वाले में तो जिसमें वर्ताकार कुंडली में 2πr वगैरह, πr² क्षेत्रफल वगैरह आता है वर्ताकार कुंडली में, मतलब जिसके लिए परिधि वृद्धि का जिक्र आता है, जहाँ पाई लगता है वहाँ तो नहीं लग रहा, और जहाँ सीधे तार में पाई का कोई चक्कर नहीं होता वहाँ पाई लग रहा है। इस तरीके से आप इसको याद रखना। ये हो गया b बराबर μ0I/2π, d कह दो या r कह दो, बात एक ही है। और वहाँ हो जाएगा μ0I/2r, पाई नहीं आएगा। यहाँ n क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ फेरों का कोई चक्कर ही नहीं है, सीधे तार में कोई फेरे वगैरह नहीं होते हैं। क्लियर। अगला टॉपिक देखो आप, अगला टॉपिक है वर्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा ही। देखो ध्यान से, ये था, इस चित्र को समझो आप। ये कोई वर्ताकार कुंडली है, दिख रही है आपको वर्ताकार कुंडली। ये वर्ताकार कुंडली में आई धारा बह रही है, इस प्रकार से आई धारा बह रही, यहाँ से बाहर निकल रही है आई धारा, और इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। क्लियर। और इसके सेंटर क्या है, ओ है। ओ से x दूरी पर ये कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो हमें बियो सावर्त का नियम ही लगाना पड़ेगा। बियो सावर्त के नियम में dl अल्पांश भी होते हैं, तो अल्पांश मानने, एक तो ये dl माना और एक ये dl अल्पांश माना। जब ये dl अल्पांश माना तो इसकी वजह से इस बिंदु P की दूरी क्या मानी मैंने, r। इस dl की वजह से जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र रहेगा उसकी दिशा हो गई सीधी सीधी ये db वेक्टर। जब ये db वेक्टर है तो इसके दो घटक रहेंगे, db कोस और db साइन। तो ये तो हो गया db कोस और ये हो गया db साइन। आप कहोगे कि भाई ये तो लगता है उधर घटक, ये दोनों, तो यह कोस क्यों आया, उधर घटक में साइन आता है। तो आप देखें ना, इस कुंडली के पैरेलल ये है, कुंडली के पैरेलल ये वाला घटक है, इसलिए ये क्षैतिज घटक होगा, और क्षैतिज घटक में सदैव कोस थीटा आता है। तो ये बन गया db कोस थीटा, और ये बच गया जो उधर घटक है जो होगा db साइन थीटा। अब मैं बात करूं ऐसे यहाँ पर अल्पांश माना dl, जिसकी दूरी क्या है भाई r, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो db वेक्टर हो गया। इसके भी दो घटक db कोस थीटा और db साइन थीटा। अब इसकी वजह से हम यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो पढ़ते हैं इसको ध्यान से। माना कैपिटल R त्रिज्या की एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है जिसका केंद्र बिंदु O है। इस बिंदु से इसके अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, क्लियर। इसके लिए चित्रानुसार दो अल्पांशों की कल्पना करते हैं जिनके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो घटक होते हैं। पहला क्षैतिज घटक db कोस थीटा, दूसरा ऊर्ध्व घटक db साइन थीटा। अब हमने देखा था वहाँ पर चित्रानुसार क्षैतिज घटक एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए यह एक दूसरे को निरस्त कर
इसलिए यह एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, लेकिन उधर घटक शेष रहते हैं। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इन घटकों के कारण ही उपस्थित होता है। इसका मतलब समझ लो आप, मैं वहाँ नहीं बताया नहीं था कि यहाँ देखो आप dB cos थीटा ऊपर है, dB cos थीटा नीचे है, ये तो दोनों एक दूसरे को काट देते हैं, इनका कहानी होगी खत्म, बच गए केवल dB sin थीटा। तो dB sin थीटा बच गए इन अल्पांशों के कारण। तो आप कहोगे सर dB sin थीटा प्लस dB sin थीटा कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा? ये तो दो अल्पांशों के कारण 2 dB sin थीटा है, ऐसे अल्पांश और भी बहुत सारे बन सकते हैं, तो उनके dB sin थीटा भी आएंगे, तो ऐसे हम जोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे बहुत सारे अल्पांशों की वजह से बहुत सारे dB sin थीटा बनेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करना भी वास्तव में जोड़ना ही होता है। इस वजह से जो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो क्या रहेगा, देखो आप, बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर समाकलन dB sin थीटा, समीकरण नंबर 1। और बायो सावर्त के नियम से dB का मान μ0/4 आइडियल साइन थीटा बटे r स्क्वायर होता ही है। फिर वही थीटा बराबर 90, साइन 90 बराबर 1, तो B बराबर हो गया μ0/4 आइडियल अपॉन r स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो जो समीकरण 1 था ना, ये वाला जो समीकरण 1 हमारे पास था, इसमें dB की वैल्यू तो हमने समीकरण 2 में निकाल ली, बच गया साइन थीटा, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, हम चित्र देखते हैं। देखो थीटा कहाँ था, देखो भाई थीटा यहाँ था, ये थीटा है ना, तो थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब, ये क्या होता है, आधार, और ये क्या है, काण। तो साइन थीटा था वहाँ पे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल ए एल के लंब बटा काण। तो लंब क्या है इसका, आर, और कर्ण क्या है, स्मॉल आर। तो साइन थीटा बराबर हो गया कैपिटल आर बटा स्मॉल आर, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान और समीकरण 2 का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो B बराबर हो गया μ0/4 आइडियल अपॉन r स्क्वायर और r अपॉन r। करते हैं इसको आगे सोल्व। देखो, या फिर μ0I/4 r अपॉन r क्यूब dl को बाहर निकाल लिया। dl का वही मतलब l होता है, l का मतलब 2πr होता है, पिछले टॉपिक में आ गया था। तो इसकी जगह यहाँ 2πr रख दिया। कटे उसको तो काट लो, क्या क्या कटेगा भाई, पाई से तो पाई कटेगा, 2 से 4 कटेगा तो 2 बच गया। तो μ0I r स्क्वायर r हो गया r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब हो गया। अब ये जो r स्क्वायर जो है, अब ये जो r स्क्वायर जो है, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी ये समझो आप। ये और देखो, चित्र में देखना पड़ेगा हमें पहले, ये चित्र वापस देखो, यहाँ ये r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर बराबर क्या रहेगा, कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है, ये आधा, ये लंब है, ये आधार है। तो ये लगा लो यहाँ पर, तो ये लाइन बन गई, कैपिटल R स्मॉल r स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो r बराबर क्या है, इसका वर्गमूल कर लो, तो पावर क्या बन गई, 1/2। तो r की पावर 3 बराबर क्या रहेगी, पावर, भाई यहाँ मैं जब पावर 3 लगा रहा हूँ ना, तो इधर भी पावर 3 लगा दूंगा, तो ये 1/2 से क्या बन गया, 3/2। भाई ये आधा था, आधा का 3 गुना किया तो 1.5 हो गया, अर्थात 3/2 हो गया। अब समीकरण 4 में ये मान रख दो भाई, समीकरण 4 में जो r क्यूब आया था ना, उसकी जगह ये वैल्यू रख दीजिए आप। तो ये लाइन तैयार होगी, b बराबर μ0I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यदि n फेरे हों तो ये हो जाएगा b बराबर μ0 n I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। वेक्टर फॉर्म की अगर इसको बात कर लें तो यहाँ वेक्टर लगा दो, चूँकि यहाँ दूरी x थी, स्मॉल r नहीं मानी थी अपन ने, तो x के हिसाब से क्या आएगा, यहाँ पर x कैप आएगा। बाकी सब कुछ ऐसे कैसे आपको उतारना है इसके सदिश रूप के लिए। तो ये जो टॉपिक था ये वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसकी 2-3 केस हैं, वो केस के बारे में हम देखें तो केस के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसमें ख़त्म नहीं होगा, ज़्यादा थोड़ा मैटर बड़ा है। टॉपिक काफ़ी इंटेलिजेंट था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है और इसको याद भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है और कठिन भी है, इतना सिंपल भी नहीं है। आप इसको बार बार रफ कॉपी में लिख लिख कर देखें। फिजिक्स पढ़ने का एक ही मेथड है कि आप अपने पहले वीडियो देखें, फिर PDF में देखकर अपने नोट्स को कंप्लीट करें,
नोट्स को कंप्लीट करने के बाद फिर किसी टॉपिक को 4 बार नोट्स में पढ़ें, फिर 5वीं बार मन ही मन में बोल के देखें। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो फिर आप एक बार उसको रफ कॉपी में लिख कर देखें। अगर वो मैथमेटिकल डेरिवेशन टाइप का है तो लिख कर देखें, और अगर वैसे है थ्योरेटिकल है, लैंग्वेज लिखी हुई है, तो फिर आप उसको मन ही मन में बोल के देखें। और जब आप ऐसा कर दो उसके बाद ही आगे बढ़ो, पहले आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। यही मेरा आप सभी को सजेशन है। आप सभी लगातार पूरे जोश होश के साथ मेहनत करते रहें, क्योंकि लॉकडाउन तो खुल गया लेकिन स्कूल खुलने के चांसेज नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम हो रहे हैं तो एग्ज़ामों में पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं स्कूल खुलेंगे। तो आप और नए कोचिंग वगैरह को खुल रही हैं तो आपके सामने ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप खुद भी लाभ प्राप्त करें, अपने अन्य साथियों को कहें वो भी इसका लाभ प्राप्त करें। आपको मैं 100% सिलेबस करवा दूंगा। 56 नंबर का जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें आसानी से आपको मैं 52-53 नंबर आसानी से इस नोट्स के द्वारा दिला दूंगा, क्योंकि पिछले 13 साल से मैं फिजिक्स ही हर साल पढ़ाता आया हूँ। एमएससी फिजिक्स 2008 का हूँ और फिलहाल गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ कोटपुतले में। तो आप सभी बिना किसी संकोच के इसकी तैयारी करते रहें, क्योंकि मैंने लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चे अब तक साइंस के पढ़ा दिए हैं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे खूब नौकरियां कर रहे हैं। तो आप इससे कोई न घबराएं कि बताने कि ये कैसा मैटर है, इस पर हम बिलीव करें या नहीं करें। तो ऐसा आपके दिमाग में अगर डाउट है तो उसको निकाल दीजिए। आपको किसी प्रकार के डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बेहिचक मेरे इस मैटर पर विश्वास करें और अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।